आज इस लाइव वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। कुछ नए लोग भी होंगे और कुछ पुराने लोग भी होंगे। नए और पुराने सभी लोगों का मैं इस लाइव वेबिनार में सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम इन लाइव वेबिनार। आज हम अपनी बात शुरुआत करें। अभी इस समय जो देश में चल रहा है, इस कोरोना का लॉकडाउन, कोरोना का कहर, इस कोरोना के कहर में अभी तक कोरोना से सरकारें लड़ रही थी, लेकिन आने वाले समय में कोरोना से हमें लड़ना होगा। आने वाले समय में कोरोना से हमें लड़ना होगा। और पिछले कई दिनों से जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, वो घरों में बैठे हुए लोग के मन में कई तरह के विचार आ रहे होंगे कि इस पीरियड में और आने वाले समय में मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, इस साल मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे मकान की किस्त का क्या होगा, मेरे कार व बाइक की किस्त का क्या होगा, शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव है उसका क्या होगा, पूरे देश में जिधर देखो उधर कोरोना की चर्चा हो रही, उसका क्या होगा, मेरे घर वाले रिश्तेदार और घर वाले वे रिश्तेदार लॉकडाउन में कहीं बाहर, आखिर क्या होगा, कहीं मैं और मेरा परिवार कहीं कोरोना की चपेट में तो नहीं आ जाएं, घर में राशन का जुगाड़ कैसे करूं, देश में इतनी नौकरियां जा रही, कल आने वाले समय मेरी नौकरी का क्या होगा, देश में प्रोडक्शन ठप है, देश में चारों तरफ लोग डरे हुए हैं, आने जाने का पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा। विगत कई दिनों से लोगों के मन में इस तरह के विचार चल रहे हैं। और ऐसे समय में मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बचत का क्या होगा, मेरी साख का क्या होगा, मेरी बच्चों की शादी का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे विश्वास का क्या होगा। दोस्तों, ऐसे कई सैकड़ों मन में विचार चल रहे होंगे एक आम आदमी के मन में। और जब व्यक्ति घर पे रहता है ना, तो अकेला आदमी मन में कई तरह के विचार चलता है, नेगेटिव थॉट उसे बहुत जल्दी जकड़ जाता है। लेकिन कहते हैं कि हर सफल आदमी भविष्य का पहले से पूर्वानुमान लगाकर उसकी तैयारी कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, पहले से तैयारी कर लेता है। अब समय है आपका कि आप भी अपनी जीत की तैयारी कर लें। और जब हम जीत की तैयारी के लिए हम कुछ करते हैं, तो सबसे पहले हमें करना होगा चेंज, यानी कि मैंने अपने जीने के तरीकों को बदलना होगा, अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा, हमें अपने आप में परिवर्तन करना होगा। केवल हमें अपने आप में परिवर्तन नहीं करना होगा, ये पत्ते बनाने का ये समय है दोस्तों, अच्छी आदतें बनाने का। हमें क्या करना है कि इस पीरियड में हम अपने आप को चेक करें, क्या हम हमारे इस समय को हम वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अनजाने में इस समय को वेस्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरा ये आपसे सुझाव है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस समय को इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि भी अभी आप जो नई आदतें जो भी बनाएंगे उसका तुरंत आपको रिजल्ट सामने नजर नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं कि जब हम एक पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ को जब पानी, खाद, बीज, सारी चीजें जब हम डालते हैं, खाद बीज डालने के बाद में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद में उस पेड़ के फल आते हैं। इसी तरीके से इन आदतों का भी रिजल्ट आपको बाद में मिलना शुरू होगा। तो हमें आदतें पे काम करें। कहीं ऐसा ना हो कि यार कि मेरा अड़ोसी नहीं कर रहा, मेरा पड़ोसी नहीं कर रहा, मेरे मिलने जुलने वाले ये नहीं कर रहे हैं, तो यार मैं क्यों चेंज करूं। दोस्तों, आदतों को अपने चेंज करने पे काम करो इस समय, क्योंकि कामयाबी उसी से मिलनी है। कहते हुए ना कि मैं एक छोटी सी आदतों के ऊपर एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि एक शहर के अंदर एक नगर सेठ था। नगर सेठ के एक बच्चा था। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था तो बुरी संगत में जा रहा था, उसकी आदतें अच्छी नहीं हो रही थी, वो बुरी संगत में जा रहा था। सेठ जब भी उस बच्चे को समझाता, तो बच्चा एक ही बात बोलता है कि पापा, ये दिन मेरे खाने, खेलने, कूदने के दिन है। जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं अपने आप मेरी आदतों को मैं उसी तरह से सुधार लूंगा। अभी मेरे खेलने, खाने, कूदने के दिन है। सेठ लेकिन बड़ा चिंतित था। संयोग से उस शहर में एक महात्मा आते हैं। सेठ उस महात्मा जी से मिलते हैं और महात्मा जी से मिलकर उनको अपनी समस्या बताते हैं कि मेरे बच्चे में इस तरह की आदतें आ रही है, क्या करूं। महात्मा बोलते हैं कि कल बच्चे को इस जगह पे, जब तुम मॉर्निंग वॉक पे आओ, तो कल आते वक्त इस गार्डन में बच्चे को लेके आ जाना। सेठ उस बच्चे को वहां लेके जाते हैं साथ में। वहां महात्मा पहले से ही रहते हैं।
महात्मा जब उस बच्चे से मिलते हैं तो बड़े मुस्कुराते हैं। चलो, महात्मा उस बच्चे को बोलते हैं, बेटा ये जो छोटा सा पेड़ है ना, इसको उखाड़ दे। बच्चा उस पेड़ को तुरंत उखाड़ लेता है। फिर थोड़ा सा आगे घूमते हुए जाते हैं, थोड़ा सा बड़ा पेड़ आता है, उसको बोलते हैं कि बच्चा इसको उखाड़ ले, वो उसको उखाड़ लेता है। लेकिन पहले जितना आसानी से उखाड़ा था, उससे थोड़ा सा उसको ताकत लगानी पड़ती उसको। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा पेड़ नजर आता है, फिर कहते हैं कि इसको उखाड़ो, तो उसको थोड़ा सा इतना बड़ा पेड़ था तो उसको दोनों हाथों से पकड़ के खूब उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उखड़ता नहीं। फिर भी उसने काफी मेहनत करने के बाद पसीना पसीना हो गया और वो पेड़ को उखाड़ लेता है आके, लेकिन उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। फिर कुछ देर थोड़े आगे चलते हैं तो एक बड़ा सा पेड़ मिलता है और उस बड़े कहा कि इस पेड़ को उखाड़ो। बच्चा उस पेड़ को खूब दम लगाता है, खूब पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन उस पेड़ को नहीं उखाड़ पाता है। तो महात्मा उस बच्चे से पूछते हैं कि बेटा इस पेड़ को क्यों नहीं उखाड़ पाया? तो बोलता है कि इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई, इसलिए मैं नहीं उखाड़ पाऊं। तो महात्मा बोलते हैं कि बेटा जिस तरह से तू आदतों को अभी जो कह रहा है कि मैं आदतों को बड़ा होकर मैं सुधार लूंगा, इसी तरीके से जब तेरी इन आदतों की जड़ें बहुत मजबूत हो जाएगी तो तू भी इसको नहीं बदल पाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमारे को मोरल ये है कि हमारी पुरानी जितने भी आदतें हैं, उन आदतों को आप चेक करें और आदतों को सुधारने पे काम करें। और नहीं कोई भी आदत डालेंगे, कहते हैं कि आदत बनाने में 31 दिन लगते हैं, तो आप 31 दिन आदतों को बनाने पे काम। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा साहब? हमें परिवर्तन करना होगा, अपने आप में परिवर्तन करना होगा, अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा, हमारी थॉट में परिवर्तन करना होगा, हमारे एटीट्यूड में परिवर्तन करना होगा, हमारे काम करने के तरीके में परिवर्तन करना होगा और हमारी एसोसिएशन संगत में परिवर्तन करना होगा। संगत कहते हैं ना साहब कि आदमी अगर 5-6 महीने तक किसी अगर शराबियों के साथ रहे तो भले वो शराब नहीं पिए, लेकिन लोग उसको शराबी समझने लग जाते हैं। अगर आदमी अगर जुआरियों के साथ रहे तो अगर भले वो जुआ नहीं खेले, लेकिन लोग उनको जुआरी समझने लग जाते हैं। तो हमें अच्छी आदतें, अच्छे लोगों का संगत करना चाहिए और अच्छी आदतें नहीं। तो संगत जो है हमें अच्छे लोगों की करें। हाँ साहब, आने वाला जो समय है कोरोना का, इस कोरोना में हमें बदलना होगा। इस कोरोना के वजह से हमें जीने का तरीका बदलना होगा। आज लॉकडाउन खुल भी जाता है, मार्केट खुल भी जाते हैं, तो हमें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना होगा, मास्क लगा के निकलना होगा। तो हमें जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, खान पान का तरीका बदलना पड़ेगा। आज जिससे पहले हम जाते हैं मार्केट में थड़ी पे या कहीं पे भी पानी पता से बेल चाट या कुछ भी चीजें खा लेते थे। अब आप हर जगह खाने से पहले सोचोगे कहीं मैं कोरोना तो नहीं ला रहा हूं खाने से पहले। तो हमें ये जीने का तरीका, खान पान का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। हाँ, कई रीति रिवाज बदलेंगे साहब। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक महिला जो है कि ये कहाँ पे है, और वो भोपाल का बंदा जो कि उन्होंने शादी को जो कि लाइव यूट्यूब पे उन्होंने शादी करवाई साहब। कहा हम शादियों के भोज में 2000 लोगों को, 1500 लोगों को हम इनवाइट करते थे, आज यूट्यूब पे लाइव कर रहे हैं। और आप और हम भी देखिए कि लाइव बात कर रहे हैं हम ऐसे टेक्नोलॉजी के माध्यम। तो हमें ऐसे कई आने वाले समय में शादी ब्याह प्लस मौत मरगत पार्टियां, बर्थडे पार्टियां, कई तरह के रीति रिवाज बदलेंगे। काम करने का तरीका बदलेगा साहब, काम करने का तरीका भी बदलेगा और टेक्नोलॉजी भी बदलेगी। आज हम बरसों से इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने इस तरह से आमने सामने बैठ के, हम जब भी आते हैं आमने सामने, कभी भी हमने इस तरह से लाइव ऐसा कभी बात नहीं की। तो टेक्नोलॉजी का भी बदलना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं बदलने के लिए? तैयार हैं? अगर तैयार है तो उसी तरीके से, जिस तरीके से एक धावक जब रेस में भाग लेता है तो दौड़ने से पहले जब तक विसल नहीं बजती, उससे पहले वो एकदम तैयार हो जाता है कि किस तरह से मेरे को दौड़ना, पोजीशन ले लेता है। जिस तरीके से एक क्रिकेट के ग्राउंड में एक फील्डर जब तक बॉल को हिट नहीं करे, उससे पहले वो कैच लपकने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी पोजीशन ले लेता है। ठीक आप उसी तरीके से तैयार हो जाए। तैयार हैं आप? अगर आप तैयार है तो आपको इस समय कुछ न कुछ ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी साहब, ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी जिससे कि आप, मेरा एक ऐसा मानना है कि अगर आप जो भी कोई इस समय स्किल सीखें, उसमें मुख्य रूप से 4 बातों का ध्यान रखें आप। पहली है कि ऐसी कोई स्किल जो कि आपको तुरंत परिवर्तन कर दे, ऐसी कोई स्किल जो आपको तुरंत परिवर्तन कर दे। दूसरा, ऐसी कोई स्किल जिसको आप आसानी से सीख सकें। तीसरा, कि जो ऐसी कोई स्किल जिसको कि आप घर बैठे बैठे सीख ले आप। चौथा, यानी कि ऐसी कोई स्किल जिसको कि आप जो भी अभी काम कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, घर में कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप इस स्किल को सीख लें। हमें ऐसी कोई स्किल सीखनी पड़ेगी साहब।
ऐसी कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। तैयार हैं आप स्किल सीखने? अरे मैं तो भूल ही गया, आज काफी सारे लोग नए होंगे, काफी सारे नए लोगों से मैं मिल रहा हूं, आज पहली बार देख रहे हैं मुझे। कई सारे लोग मुझे नाम से जानते हैं, कई सारे लोग मुझे शक्ल से जानते हैं, लेकिन मेरे कई सारे ऐसे नए साथी होंगे जो कि आज पहली बार मुझे देख रहे हैं। मैंने मेरा परिचय तो दिया ही नहीं, मैं मेरा परिचय दे देता हूं। नाम प्रहलाद राय, भिलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ था। एक ऐसा गांव जिस गांव में आज दिन तक भी ग्रेजुएट लड़का मैं हूं, या मेरी एक बिटिया है, एक मेरा भाई है। एक ऐसा गांव जिस गांव में आज दिन तक भी रोड नहीं है साहब। एक ऐसा गांव जिस गांव में आज दिन तक भी कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। एक ऐसा गांव जिस गांव में आज दिन तक भी कोई बिजनेसमैन नहीं है साहब। एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूं। किसान परिवार में जन्म हुआ, कक्षा 5 तक मैं गांव में पढ़ा, उसके बाद मैं भिलवाड़ा आया और भिलवाड़ा पढ़ने लगा। जब कोई भी बच्चा गांव से जब शहर आता है तो शहर की चकाचौंध देख के उसके मन में भी सपने जगते हैं साहब। जी हाँ, ऐसे मन में सपने जगते हैं, और मेरे भी इसी तरह के सपने जगे मन कि मेरे भी एक अच्छा सा मकान हो, मेरे भी अच्छी सी गाड़ी हो, मैं मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई पढ़ा सकूं, इस तरह के मेरे सपने जगे। लेकिन जब मैं 6वीं तक पढ़ा, 7वीं पढ़ा, 8वीं पढ़ा, 9वीं पढ़ा, जब मैं कक्षा 10 में पढ़ रहा था तो एक दिन मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई क्यों, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी फिजिकल फिटनेस की वजह से उनको नौकरी से निकाल दिया। परिवार में सबसे बड़ा मैं था, परिवार का जिम्मा मेरे पर आ गया। मैं कपड़े की फैक्ट्री में कपड़ा काटने का काम करने लगा था, कपड़े को समेटना और ये करने का काम करने लगा। इस तरीके से मैं काम करता रहा, धीरे धीरे काम करते 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 करते, लेकिन पढ़ने की इच्छा थी, क्योंकि सपना वो था कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनना है, पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लगनी है। तो मैं 10वीं के बाद में 11th मैंने प्राइवेट पढ़ा, फर्स्ट ईयर मैंने प्राइवेट किया, सेकंड ईयर मैंने प्राइवेट किया, और जब सेकंड ईयर प्राइवेट करने के बाद थर्ड ईयर में प्राइवेट किया, और जब थर्ड ईयर प्राइवेट करने के बाद मैं एक दिन पेपर पढ़ रहा था, तो पेपर में एक लाइब्रेरियन डिप्लोमा की एक निकला था एडमिशन के लिए। मैंने वो वहां फॉर्म भरा और मेरा लाइब्रेरियन में सिलेक्शन हो गया। मैंने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया, और लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करके मैं वापस आया, और वापस आने के बाद मैं जिस फैक्ट्री में मैं काम कर रहा था उन सेठ जी के पास गया कि सर मेरा लाइब्रेरियन का डिप्लोमा पूरा हो गया और मुझे वापस काम करना है, नौकरी करनी है। तो उन्होंने मेरे से एक बात पूछी कि प्रहलाद तेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई, अब तू बता कि वापस कैंची पकड़ेगा या कलम? कैंची यानी कि कपड़ा काटने का काम करेगा, या अकाउंटेंट, तेरी ग्रेजुएशन भी हो गई तो तू अकाउंटिंग का काम करेगा? तो मैंने कहा कि न तो मुझे कैंची पकड़नी है और ना मुझे कलम पकड़ना है, तो फिर क्या करेगा? तो मैंने कहा मुझे मार्केटिंग में लगना है। तो उन्होंने कहा कि मार्केटिंग में, जहां तू अभी पहले 3,000-4,000 रुपए तेरे को तनख्वाह मिलती है और तू मार्केटिंग में जाएगा, तेरे को 800-900 रुपए में फ्रेश है हमारे लिए। तू तेरे को मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं, तू मार्केटिंग में जीरो है, मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं तेरे को। बोले कपड़ा काटने का नॉलेज है, कपड़े के प्रोसेस चेकिंग करने का नॉलेज है, सावटने का नॉलेज है, लेकिन मार्केटिंग के लिए तू जीरो है। तो मार्केटिंग के लिए तेरे को अगर मार्केटिंग में लगता है तो 800 से 900 रुपए मिलेंगे। मैंने उनसे एक ही बात कही, अगर मेरे में कुव्वत होगी और मेरे में अगर एबिलिटी होगी, मेरे में क्वालिटी होगी, तो मैं तनख्वाह में बढ़वा लूंगा, आप मुझे मार्केटिंग में लगना। और मार्केटिंग में मेरे को ये सोच क्यों आई, इसके पीछे जब मैं अभी देखता हूं, तो जिस समय मैं कॉलेज वहां लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कर रहा था, तो एक बुजुर्ग से प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल साहब ने एक बात बोली कि कोई भी व्यक्ति 35 से 40 साल की एज तक ही कोई नया काम करने की रिस्क ले सकता है साहब। 40 साल की एज के बाद में वो नया काम, किसी भी नए काम में हाथ नहीं डाल सकता। क्यों? कि 40 साल से की एज के बाद में उसकी सोशल लायबिलिटी भी बढ़ जाती है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं और उसके वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। मैंने कहा ऐसा कर, तो कहा साहब कि 35-40 साल के एज के बाद में अगर उसके परिवार में, घर में माता पिता अगर बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो समाज में आ नहीं जा सकते हैं, तो अब समाज में भी उसको आना जाना पड़ेगा। उसके शादी हो जाती, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना होता है, कई तरह के माँ बाप के हॉस्पिटल के खर्चे हो जाते हैं, बीमारी के, तो दिन भर दिन उसके खर्चे बढ़ते जाते हैं। और प्लस टेंशन की वजह से जैसे एज फैक्टर आता है, एज फैक्टर की वजह से कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, खर्चे। तो
40-45 साल की एज के बाद में, 40 साल की एज के बाद में व्यक्ति काम नहीं करता, व्यक्ति की ब्रांड इमेज काम करती साहब। तो मैंने कहा कि यार मैं ग्रेडिंग में जहां मैं कपड़ा काटने काम कर रहा था, मुझे इसमें ऐसा कोई स्कोप नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा अगर मैं अकाउंटिंग का काम करूंगा तो मैं देखता था कि जो अकाउंटिंग वाले लोग अधिकांश से चिड़चिड़ा हुआ करते हैं, किसी को कुछ बात कुछ बोलो वो आंखें भुआ चढ़ा के बात करते थे। तो मैंने कहा यार अकाउंटिंग का काम ही नहीं करना। मैंने हमेशा हंसते खुशते खेलते हुए देखा मार्केटिंग वालों को, तो मैंने कहा मैं मार्केटिंग में काम करूंगा और मैंने मार्केटिंग में काम करना शुरू किया। मार्केटिंग में मैंने 900 रुपए से काम करना शुरू किया। 900 रुपए से लगा, 1 महीना काम किया, 2 महीने काम किया, तीसरे महीने मैंने सेठ जी के सामने जाके खड़ा हो गया, साहब मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। ऐसे करते करते 92 तक मेरी सैलरी हो गई थी साहब 4200 रुपए। जिस समय 92 में 4200 रुपए हुई, उसी समय मैंने जो लाइब्रेरियन का डिप्लोमा करके आया, उससे मेरे पास एक इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता था, संस्कृत विद्यापीठ जयपुर। जी हाँ साहब, संस्कृत विद्यापीठ जयपुर से कॉल आता है कि साहब आपके पास इतनी तारीख को आके, लगभग मुझे याद है कि 14 जुलाई के आस 14 जुलाई थी से 14 जुलाई को मेरा वहां 14 जुलाई 1992 को संस्कृत विद्यापीठ जयपुर में आके मेरा इंटरव्यू था। वहां इंटरव्यू के लिए अब मेरे सामने दो तरह था कि मैं सरकारी नौकरी चुनूं या जो प्राइवेट सेक्टर में मार्केटिंग में जो मैं काम कर रहा था मैं उसको चुनूं। मैंने देखा कि जो 90 के आसपास के जो 3rd ग्रेड के टीचर मेरे कुछ मिलने वाले जो मेरे क्लासमेट थे वो लगे थे, उनकी सैलरी का पे स्केल था 6-6.5 रुपए। मैंने कहा यार 1990 में लगे 6,500 में ही लगे, अभी तक भी इनकी सैलरी 6,500। मैंने कहा मैं 91 के अंदर मैं वापस मार्केटिंग में लगा, 2 साल के अंदर मेरी 900 रुपए से 4200 रुपए सैलरी हो गई, तो स्कोप कहाँ है। मैंने एक एनालिसिस किया, तो मैंने एनालिसिस करके ये पाया था, और मैं शुक्रगुजार हूं उस भगवान का, उस ईश्वर का, उस खुदा का, जिन्होंने मुझे यह मति दी कि प्राइवेट सेक्टर में ही काम करने का निर्णय लिया मैंने, सरकारी नौकरी को नहीं। क्योंकि उस समय मैंने यह निर्णय देखा कि सरकारी नौकरी में जो भी आपको पैसा मिलता है, आपकी डिग्री के हिसाब से पैसा मिलता है साहब। जी हाँ, आप कितने घंटे काम करते हैं, आपने कितनी एबिलिटी है, आप कितनी मेहनत से काम करते हैं, सिर्फ आपकी डिग्री के हिसाब से पैसा मिलता है। और प्राइवेट सेक्टर में पैसा मिलता है आपकी एबिलिटी के हिसाब से। वहां डिग्री नहीं देखी जाती, आप कितने घंटे काम करते हैं, कितने एबिलिटी से काम करते हैं, कितनी जिम्मेदारी से काम करते हैं, उसके हिसाब से पहले पैसा मिलता है। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं सरकारी नौकरी नहीं करके मैं प्राइवेट नौकरी में ही काम करूंगा, और मैंने मार्केटिंग का काम किया। मार्केटिंग में मैं हेल्पर के रूप में से लगा, धीरे धीरे करते करते उस कंपनी में मैं मार्केटिंग मैनेजर बन गया। अब मार्केटिंग मैनेजर जब उस पोस्ट पे आया तो मेरे लगा धीरे धीरे काम करता रहा, और उसी समय अगस्त 2000 में मेरे जीवन में यह आरसीएम बिजनेस आया। आरसीएम बिजनेस जिनके माध्यम से मिला, मैं एक बार चाहूंगा आपको जोरदार ताली उनके लिए, मिस्टर बीडी करवा जी के लिए। बीडी करवा जी से मेरे को यह बिजनेस मिला, और मैंने पहले महीने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जब मैंने पहले महीने कुछ काम किया, और काम करने के बाद पहले महीने मेरे की इनकम आई 546 रुपए। 546 रुपए की इनकम आई। फिर दूसरे महीने काम किया, दूसरे महीने लगभग 6,000 रुपए की इनकम आई। दूसरे महीने काम करने के बाद फिर तीसरे महीने काम किया, तीसरे महीने लगभग 12 से 13,000 रुपए की इनकम आई। जो ही मेरे 12 से 13,000 रुपए की इनकम आई, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, उन सेठ जी ने बोला कि प्रहलाद या तो आरसीएम करेगा या नौकरी करेगा। अब मेरे पास निर्णय था कि आरसीएम करूं या नौकरी, लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि मेरा एक किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, मेरा जॉइंट फैमिली थी, और मेरे पास लाइबिलिटीज थी, क्योंकि पिताजी नौकरी नहीं करते थे, परिवार बड़ा था। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं क्या करूं। इस समय मैं असमंजस की था, घर वालों से पूछा, पत्नी से पूछा, पिताजी से पूछा, तो कहा कि नौकरी, और मैंने नौकरी की। नौकरी को नहीं चुना, मैंने नौकरी करता रहा, और नौकरी करते करते जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीने तक मैंने इस तरह से नौकरी की, लेकिन संयोग से 26 जनवरी 2001 को जिस दिन उस कच्छ भुज में भूकंप आया था, उसी दिन मैंने मेरी नौकरी को रिजाइन किया किसी कारणवश। नौकरी को रिजाइन किया। अब नौकरी को रिजाइन किया तो क्या कि जो 6 महीने तक मैंने आरसीएम को किया नहीं था, तो हुआ क्या कि जिन लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया था, उन लोगों को मैं सपोर्ट नहीं कर पाया, उन लोगों को मैं आगे कुछ हेल्प नहीं कर पाया, तो वो सारे के सारे बिजनेस जो है लोग, उन लोगों ने भी काम करना बंद किया, और मेरा बिजनेस वापस जीरो हो गया बिल्कुल। लेकिन अब मैंने कहा मैं क्या करूं, पैसा चाहिए, रोज दूध का पैसा चाहिए, सब्जी का पैसा चाहिए, मकान का किराए का पैसा चाहिए, क्या करें। तो नौकरी की सोची, तो मैंने कहा नौकरी कैसे नौकरी करें, तो कपड़े की फैक्ट्री में वापस उसमें मार्केटिंग में लगना नहीं था, क्योंकि उसे, तो मैंने कहा क्या करें, तो मैंने कपड़े की एजेंसी का काम शुरू किया।
कपड़े के एजेंसी का काम शुरू किया, साल से 6 महीने तक मैंने कपड़े के एजेंसी का काम किया और 6 महीने में मेरी लगभग 1 करोड़ की सेल हुई और इतना बढ़िया काम चला। लेकिन बात वही, काम आपका कितना बढ़िया चल रहा है, लेकिन पैसा एजेंसी में, कपड़े की एजेंसी में भी पैसा जो है 1 साल 1.5 साल बाद आता है। 1 साल 1.5 साल बाद पैसा आता है, तो मैंने कहा यार क्या करें, यहाँ तो अपने को रोज पैसा चाहिए, बच्चों की स्कूल का पैसा चाहिए, स्कूल की फीस का पैसा चाहिए, मकान का किराए का पैसा चाहिए, क्या करें। फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे वापस नौकरी करनी, लेकिन इस बार नौकरी ऐसी करनी है कि चाहे तनख्वाह कम मिले, लेकिन उसके साथ आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम मुझे करने की परमिशन मिले। जब मैं आरसीएम नौकरी ज्वाइन कर रहा था तो कई लोगों ने मेरे को टोका कि प्रहलाद जी ये क्या कर रहे हो आप, 6 महीने में आपने 1 करोड़ की बिजनेस एजेंसी में सेल कर ली। कई ऐसे एजेंट हैं जो कि 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से एजेंसी कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक पूरे साल भर की 1 करोड़ की एजेंसी का सेल नहीं होता। आपने 6 महीने में एजेंसी का सेल कर लिया और दूसरा भी आप बंद करोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि मुझे इस बात का पता है कि मेरी एजेंसी बढ़िया चल रही, सब कुछ बढ़िया चल रहा, लेकिन इसमें यही बात है कि जब तक मैं काम करूंगा, जब तक कि ये पैसा, इसमें से पैसा आता रहेगा। और दूसरा बात, इसमें पैसा जो है इतना लेट आता, मुझे पैसा अभी चाहिए, क्योंकि अभी कहते हैं ना भूखे पेट ने भजन गोपाला, पैसा तो अभी चाहिए हमारे को। तो मैंने ये निर्णय लिया और नौकरी से किया, और नौकरी के साथ साथ मैंने आरसीएम बिजनेस को करने का निर्णय लिया। अब निर्णय तो लिया मैंने, लेकिन मैं उसको अभी पहले मैंने नौकरी की, दूसरे महीने के संयोग ऐसा हुआ कि 2nd एनिवर्सरी जयपुर में, जब बिरला ऑडिटोरियम में एनिवर्सरी हुई, तो मुझे उस प्रोग्राम को देखने का मौका मिला। मैं उस प्रोग्राम में गया, सबसे पीछे में खड़ा था, सबसे पीछे में बैठा था, इतनी भीड़ थी कि मैं इधर खड़ा था। लेकिन जब मैं वहां देखता हूं स्टेज पे एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति आके बोलता है कि मैं अनपढ़ हूं और आरसीएम बिजनेस से मैंने टेक्निकल के मुकाम पे पहुंचा हूं और मेरी 45,000 रुपए महीने की इनकम सर। तब मेरे मन में झटका लगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति 45,000 रुपए की इनकम कर सकता है, तो अपने कर। और ये प्रोग्राम था लगभग सितंबर-अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2000 की बात है, 2002 की। और मैंने अक्टूबर 2002 के बाद में मैंने निर्णय लिया कि मुझे ये बिजनेस को पूरा करना है। अब बात कही बिजनेस को करने की, तक तो करे, क्योंकि मेरा जो सर्कल था वो गांवों का सर्कल था। मैंने कहा ना, किसान परिवार, और गांव में सारे लोग धोती और साफा पहनते थे। जब मैं उनको कपड़े की किट लेके जाता था, पैंट पीस और शर्ट पीस की, वो कहते साहब मैं तो धोती पहनता हूँ, ये पैंट पीस और किट पे हम क्या करेंगे इसका। तो मैं उनसे एक ही बात, तो मैंने कहा यार क्या करूं, जिससे बोलता तो पैंट पीस और पैंट शर्ट, इसको क्या करें। तो मैं बड़ा परेशान था। तो मैंने देखा कि मेरे साथ में जो कुछ लोग काम करते थे, उनमें से एक बंदे को मैंने ज्वाइन करवाया, और ज्वाइन करवाने के बाद में जब मैंने कहा यार उसको ज्वाइन, मैंने कहा तू बता तेरी लिस्ट है। तो उसने कहा साहब भिलवाड़ा है, और भिलवाड़ा में तो सब पैंट पीस का ये गढ़ है, शूटिंग का गढ़ है, तो यहाँ कोई नहीं, लेकिन मेरे एक परिचित है लखनऊ में, अपन उसको शुरुआत करा। और उसने लखनऊ वाले व्यक्ति को ज्वाइन करवाया, और लखनऊ वाले व्यक्ति ने किसी एक कानपुर में एक रेलवे के ड्राइवर को उसको ज्वाइन करवाया। और मैंने जब लखनऊ वाले व्यक्ति से जब बात की कि यार तेरी और कोई लिस्ट हो, तो उसने कहा सर मेरे यहाँ नहीं, क्योंकि मेरा पहले का जो फेस वैल्यू ठीक नहीं, क्योंकि मैंने मनी सर्कुलेशन की कई कंपनियां की, मैंने मनी मार्केटिंग में काम किया, लेकिन मेरी जान पहचान केलकटा में है साहब। तो मैंने कहा आप केलकटा जाए, वहां तैयारी करें। उन्होंने कहा था अभी केलकटा जाने की मेरी स्थिति नहीं, लेकिन अगर मैंने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया वो रेलवे का ड्राइवर है, अगर वो कभी केलकटा जाएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। और संयोग ऐसा हुआ कि मुकेश की उस जो रेलवे ड्राइवर था, उसकी ड्यूटी हावड़ा जाने की लगी, और उसके साथ वो बैठ के कलकत्ता गए, और कलकत्ता जाने के बाद में उन्होंने 5-7 लोगों को ज्वाइन करवाया। और ज्वाइन करवाने के बाद मैंने क्या किया कि लोगों से नीचे जो भी लोग ज्वाइन होता, उन लोगों से मैं बात करता रहा था, डेप्थ से डेप्थ में फॉलो करता रहा मैं डेप्थ से डेप्थ फॉलो करते लोगों से मैं फोन, क्योंकि मैं नौकरी करता था, नौकरी के साथ साथ मैं लोगों से बात करता रहता था, डेप्थ टू डेप्थ जाता रहता। तो मेरी सबसे पहले लंबी लिस्ट नहीं थी, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप अपने बच्चे का संबंध किसी के बच्चे का संबंध कर लेते हैं, बच्चे से जब तक संबंध नहीं करते हैं, जब तक वो आपके रिश्तेदार नहीं बनते, लेकिन बच्चे से जो संबंध हुआ, आपके बच्चे का संबंध हुआ, वो आपके रिश्तेदार बन जाते, अब उनके रिश्तेदार भी आपके रिश्तेदार हो जाते। तो ऐसे मेरी भी लिस्ट नहीं थी, लेकिन मैंने एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया, और उससे लखनऊ वाले ने जो कराया, लखनऊ वाले ने फिर कलकत्ता में ज्वाइन करवाया, और मैंने उनकी लिस्टों पे काम करना शुरू किया। तो आप घबराना मत दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी नहीं, किसी सिर्फ एक व्यक्ति की अगर लिस्ट पे भी आप काम करना शुरू करेंगे ना, तो भी आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरा जो है कि मेरे पास मैं गाँव से बिलोंग करता था, गाँव से था, गरीब परिवार से था, तो मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग का फियर था।
और आरसीएम बिजनेस में एक इस तरह की पहचान बन चुकी थी कि ये पर्दे के पीछे का आदमी है, ये बोलते बहुत कम है। तो आज सबसे मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज के प्रोग्राम में आप कमेंट्स करके बताएं कि मेरा बोलना कैसा मैं बोल रहा हूं। आप थोड़ा सा कमेंट्स दें और बात करें कि क्या मैं आपको सही कर रहा हूं, सही आपकी बात को मैं अपने कन्विंस कर पा रहा नहीं कर पा रहा। और देखिए कि ये अपने आप को साबित करने, ये इस लॉकडाउन में मैंने अपने आप में बहुत परिवर्तन किया था। और मेरे पास पब्लिक स्पीकिंग का डर था और कई सारे, जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था सूरत की एनिवर्सरी में, 5th एनिवर्सरी में, तो जब सूरत की एनिवर्सरी में गया तो मेरा, आप देखेंगे 4th एनिवर्सरी की सीडी में, तो मेरी बिल्कुल आंखें बंद, पसीना, स्टेज पे इतना डर लग रहा, पूरी धूपनी जैसे छूट रही, पसीना पसीना हो रहा। और जब माइक हाथ में दिया, बोलने का मौका मिला, तो सिर्फ एक ही बात निकली थी कि एक आदमी पूरे जीवन 30 साल की जिंदगी में जितना कमाता है, आरसीएम बिजनेस उसे मात्र 3 साल में देता है। लेकिन फर्क यह है कि जो आदमी 30 साल में जितनी मेहनत करता है, अगर उतनी मेहनत आरसीएम बिजनेस में अगर 3 साल में कर ले तो वो भी कामयाब हो जाता है और उसकी आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी भी भविष्य कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों, मैंने एक बार ये बात कह के और मैं तुरंत आंखें बंद, डर रहा से नीचे, तो ये पब्लिक फीलिंग का डर था। तीसरा मेरा था कि मेरे पास परिवार की लायबिलिटी थी, क्योंकि परिवार में सबसे बड़ा मैं था और मेरे पास सफिशिएंट इतना पैसा भी नहीं था, क्या करें, और गरीब परिवार में था और लेक ऑफ नॉलेज था कि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैंने इन सबको ओवरकम किया। इसकी वजह क्या थी कि मैंने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। मैंने हमेशा, और पॉजिटिव एटीट्यूड क्या साहब, जब मैंने लाइब्रेरियन का डिप्लोमा किया था तो उस प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही कि अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो अच्छी किताबों को अपना दोस्त बना लो। अगर आपके पास कामयाब लोग नहीं मिलते और उनकी संगत नहीं मिलती तो आप किताबों को संगत बना लो। और सन 1990 के आसपास में पॉजिटिव, इस तरह से पॉजिटिव बुक्स के अंदर जो राइटर हुआ करते थे, सिर्फ एक ही राइटर हुआ करता था, स्वेट मार्टन। और मैंने स्वेट मार्टन को खूब पढ़ा साहब। जब स्वेट मार्टन को पढ़ा तो उससे मेरी जिंदगी में, मेरी थॉट में परिवर्तन आया। तो मैंने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड सिखाया। दूसरा, मेरे को फेथ था, मेरा कॉन्फिडेंस था और कमिटमेंट के साथ मैंने निर्णय कर लिया था कि मुझे करना ही करना। और मैंने खूब हार्ड वर्किंग की साहब। मैंने एक यूं समझे तो एक डायरेक्ट सेलिंग में मेरे के एक अपवाद भी समझ ले, क्योंकि मैं स्टेज पे जब पहले स्टार रूबी आया था तभी मैं स्टेज पे गया। इससे पहले लोग मेरे को ये नहीं जानते थे कि मैं नेटवर्किंग करता हूं या डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस करता हूं या नहीं करता हूं। इससे पहले लोग मेरे को नहीं जानते थे कि आरसीएम बिजनेस करते हैं या कुछ करते हैं। तो ये, लेकिन मैं डेली काम करता साहब। लोग कहते हैं कि कैसे, उस 4.5 साल के पीरियड में मेरा एवरेज वर्किंग आवर्स हुआ करता था 20 से 22 घंटा। जी हाँ, 20 से 22 घंटा। एक मतलब एवरेज में 4.5 साल में मात्र 2 घंटे से 2.5 घंटे सोता था साहब, बाकी मैं ये काम करता था। लोग, जहां मैं रहता था किराए के मकान में, रात को जब मैं फोन पे बातें करने के लिए छत पे जाके घूमता था तो लोग मुझे कहते हैं कि ये तो बकता रहता है, इसको तो पता नहीं क्या बोलने की बीमारी लग गई, ये तो पागल हो गया। लेकिन मैं दोस्तों आपसे कहता हूं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं बिल्कुल। तो मैंने खूब हार्ड वर्किंग की साहब और मैंने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिम्मेदारी के साथ किया और फोकस ऑन बिजनेस। मैंने पूरा फोकस बिजनेस पर रखा और नौकरी और फोकस में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरी पत्नी को और बहुत शुक्रगुजार हूं मेरी धर्म पत्नी का, जिन्होंने 4.5 साल तक मुझे परिवार का सारा, बच्चों की स्कूल में एडमिशन करवाना, बच्चों के कपड़े लाना, बच्चों की स्कूल फीस जमा करवाना, समाज के अंदर कोई भी कार्यक्रम हो रहा तो वहां उसको जाना, समाज में अगर किसी तरह की शादी ब्याह या कपड़े लत्ते ले जाने तो वहां उसको जाना, माता पिता को संभालना, सारा जिम्मा मेरी धर्म पत्नी ने संभाला है। तो वो अनपढ़, लेकिन मैं कहता हूं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं ईश्वर से आशा यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे हर जन्म में मुझे ऐसी पत्नी मिले जिन्होंने मेरा कदम से कदम मेरा साथ दिया और मैंने मेरा फोकस पूरा बिजनेस पे रखा। आपसे भी मैं ये कहता हूं कि आप अपने फोकस को पूरा बिजनेस पर रखिए। और मैंने लोगों के साथ बहुत अच्छे गुड रिलेशनशिप बनाने पे काम किया। सिर्फ मैं लोगों से संपर्क और रिलेशन संबंध बनाने पे काम किया, संबंध बनाता, उनसे अच्छे रिश्ते बनाता। और मैंने कहा ना कि अगर लोग मेरे को पसंद करते हैं तो मेरी अच्छाइयों को भी पसंद करेंगे और मेरी बुराइयों को भी पसंद करेंगे। तो मैंने लोगों से रिलेशन बनाने पे काम किया और डेप्थ टू डेप्थ नीचे काम करता गया। लगभग मेरी 108वीं डेप्थ में जब मुझे मिस्टर संजीव गोयनका मिले
तब मैं जब तक पहले मैं हर महीने लगभग 1 दिन 2 दिन के लिए मैं केलकटा जाता था, लेकिन जब 108वीं डे पे मिस्टर संजीव गोयनका मिले, उसके बाद जब उन्होंने वहां सिस्टम को खड़ा किया, उसके बाद सीधा मैं केलकटा 2 साल बाद गया साहब। तो मैंने सिस्टम बिल्ड करने पे काम किया और डेडिकेशन पे काम किया, डेडिकेशन पे काम किया। आज मैंने ये इस तरह से पार्ट टाइम बिजनेस किया और पार्ट टाइम में आप भी कर सकते हो, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी को बदल दिया ये सब कर। लेकिन क्या आप बदलना चाहते हैं? मैंने मेरे सपने के जैसे मैंने फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई। मेरा सपना था कि कार, तो मैंने मेरी कार ले ली। मेरा पहले गांव में घर था, कच्चा मकान था, तो कच्चे से पक्का बना दिया। मेरे बच्चों को अभी मैं अच्छी स्कूल में पढ़ा पा रहा हूं। अब मेरी लाइफ और वर्किंग के दोनों को मैं बैलेंस कर पा रहा हूं। आप भी चाहते हैं? अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो होता क्या है, कहते हैं ना, एक इच्छा कुछ नहीं बदलती। इच्छाएं, लोग, मेरी भी इच्छाएं बहुत थी, सब कुछ था, लेकिन एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय कुछ बदलता है। निर्णय लिया मैंने आरसीएम बिजनेस करने का, निर्णय लिया, लेकिन एक निर्णय कुछ बदलता है, लेकिन एक विश्वास सब कुछ बदल देता है। तो दोस्तों, आप इसको निर्णय लें और इस आरसीएम बिजनेस पर विश्वास करें और विश्वास करके इसके साथ काम करना शुरू करें, ताकि आप भी कामयाब बने, आप भी अपनी सपनों की जिंदगी जी सकें। आज हम बात करते हैं हमारे जीने की कॉस्ट क्या है साहब, लाइफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि जीने की कॉस्ट क्या है। अगर हम बात करते हैं, अगर देखते हैं कि 1920 में, अगर हम हमारे पूरे पूर्वजों से अगर बात करें, पिताजी से, दादाजी से, उनसे बात करते हैं, तो बोलते हैं 1920 में अगर किसी परिवार का अगर 1 रुपए की इनकम हुआ करती थी, तो भी वो परिवार आसानी से जीवन यापन कर लेता था। आज अगर 1920 के बाद में 1940 में जिस परिवार की इनकम 10 रुपए हुआ करती थी, वो भी अपने परिवार का भरण पोषण बढ़िया कर लेते थे साहब। 1940 के बाद 1960 आया। 1960 में एक परिवार की इनकम, जिस परिवार की इनकम 100 रुपए हुआ करती थी, वो अपने भरण पोषण और अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जी लेता था साहब। 1980 में फिर 1000 रुपए, यानी कि देखा जाए तो हर 20 साल बाद में एक जीरो लग रहा है। और 2000 के अंदर 10,000 रुपया, और 2020 के अंदर जिस परिवार की इनकम अगर 1 लाख रुपया है, वो 1 लाख रुपए वाला लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता साहब। जिस परिवार की इनकम अगर 1 लाख रुपया है, वो लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता, सिर्फ एसेंशियल नेसेसिटी लाइफ को जी पाता है। उसके परिवार में अगर कोई क्रोनिक डिजीज आ जाए तो उसका इलाज नहीं करा पाता साहब, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाता। लेकिन आप देखो कि 2020 में जब चल रहा, तो 2040 भी आने वाला है, और 2040 में अगर पिछले अगर विगत देखें तो हर 20 साल में एक जीरो लग रहा, तो 2040 में भी एक जीरो और लगेगा। तो कितनी इनकम लगेगी साहब, चाहिएगी 10 लाख रुपया। क्या है था आपके पास ऐसा कोई जरिया? अगर ऐसा कोई 10 लाख रुपए महीने का कमाने का अगर ऐसा कोई जरिया नहीं है, तो ओनली फॉर आरसीएम बिजनेस, ओनली फॉर आरसीएम बिजनेस, ओनली फॉर आरसीएम बिजनेस। अब आप अपने किस पे निर्भर, हम देखिए कि हम हमारे सपनों को कैसे करते हैं, कैसे पूरा करने पे काम करता है। एक आदमी 18 से 20 साल की एज में काम करना शुरू करता है, 40 साल तक खूब जी तोड़ के मेहनत करता है, और जब तक काम पर जाता है, जब तक पैसा आता है, काम पर जाता है, पैसा आता है, बॉडी एक्टिव, जब तक पैसा आता, काम 40 साल की एज के बाद में 60 साल पे जब वो रिटायर्ड होता है, 60 से रिटायर्ड होने के बाद में कोई काम नहीं तो कोई पैसा नहीं। यानी कि हम जो करते हैं इसे हमारी एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। यानी कि जब तक हम डांस करेंगे तो पैसा आएगा, डांस करना बंद, पैसा आना बंद। तो ये एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। और मैं एक किताब पढ़ रहा था साहब वारेन बफेट की, कि मैं वारेन बफेट बोल रहा हूं, और वारेन बफेट साहब एक ही बात बोलते हैं कि दुनिया में 95% लोग गरीब इसीलिए हैं क्योंकि वो लोग एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। अगर गरीब व्यक्ति से अगर आपको अमीर व्यक्ति में बनना है, तो आपको कोई ना कोई पैसिव इनकम के लिए काम करना शुरू करना पड़ेगा साहब। वो एक बात बोलते हैं कि एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और एक महीने में 720 घंटे होते हैं। अगर आप 8 से 10 घंटा रोज काम करते हैं तो एक महीने के 300 घंटे आप काम करते हैं, और 300 घंटे आप काम करते हैं, 720 घंटों में से 300 निकालो तो पीछे 420 घंटे बचते हैं। 420 घंटों में से आप नहाने, धोने, खाने, पीने, अगर इन सब में भी अगर रोज आपका 8 से 10 घंटा निकालते हैं तो 300 घंटे उसके निकल जाते हैं, तो पीछे 120 घंटे बचते हैं। और 120 घंटों में अगर आप कुछ भी काम नहीं करेंगे, उस समय को आप वेस्ट करेंगे साहब। आप टीवी देखने में, अड़ोसी पड़ोसी के साथ गप लगाने में,
या कुछ न कुछ एक दूसरे की ईर्ष्या करने में, इधर की उधर बातें करने में, फलाने के ये हो गया, उसके ये हो गया, उसके घर पे ऐसा हो गया, उसका बेटा ऐसा है, उसकी बेटी ऐसी है, आप गपशप लगाने में बात करेंगे साहब। तो मैं बारन फेट साहब बोलते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ में 1 से 2 घंटा आप अपने शेड्यूल को इस तरह से चेक करिए, जो समय आपका वेस्ट जा रहा है उस वेस्ट टाइम को आप आरसीएम में इन्वेस्ट कीजिए साहब। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हर महीने 1000-2000 रुपया आप बैंक में बचत करते हैं, लड़की की शादी के लिए हर महीने जो भी पैसा होता है वो बचत करते हैं। जब 10 साल 15 साल बाद लड़की की शादी करनी होती है, बच्चे को पढ़ाना होता है, तो वही पैसा एक दिन बड़ा होके आता है। और जब लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए हो जाता है, जब शादी करनी होती है तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों मामा चाचा ताऊ से बोलते हैं कि मेरे पास मेरे खाते में 2 लाख रुपए है, शादी में 2.5-3 लाख रुपए लगेगा, लाख रुपए आप उधार दीजिए। क्योंकि वो जो पैसा है ना उससे आपको 1.5-2 लाख की जो आपने बचत की ना, उस बचत से आपको बल मिलता है, आपके अंदर जोश आता है। लेकिन वो 2.5 लाख रुपए की बचत एक दिन ही हुई साहब, आपका 15 साल की बचत है। इसी तरीके से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जो 2 घंटा टीवी देखने में या इधर की उधर गपशप करने में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम को आप आरसीएम में इन्वेस्ट करिएगा। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल बाद में जिस तरीके से वो पैसा इतना बड़ा होकर आया, इसी तरीके से आपका जो 2-2 घंटे का जो टाइम इन्वेस्ट किया हुआ, ये आपके दिन एक दिन बड़ा होकर आएगा और आप आर्थिक आजाद हो जाएंगे। ये निर्णय आपको लेना साहब, केवल इच्छा होने से नहीं होगा, निर्णय लेना पड़ेगा और आपको विश्वास करना पड़ेगा, है ना। तो आपको तैयार हैं आप? देखिए कि आप आरसीएम बिजनेस में 2 से 4 साल 5 साल में आप अच्छा सा मन लगाकर काम कर लीजिए और बाद में आप खूब 5 साल कहते ना कि या तो 5 साल गधे की जिंदगी जी लो और 45 साल राजा की तरह जिंदगी जी लो, या 5 साल एक राजकुमार की तरह जिंदगी जी लो और 45 साल गधे की जिंदगी जी लो। ये निर्णय आपका दोस्तों। आपको अगर 5 साल इस आरसीएम बिजनेस में खूब एफर्ट्स लगा सकते हो तो जी हाँ, आप इसमें पैसिव इनकम पा सकते हैं। मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं आपको। 2012 के करीब मेरे परिवार में एक के बाद कई तरह की ट्रेजेडी हुई। जब कंपनी खुलने के बाद में सबसे पहले मेरा बेटी का एक्सीडेंट डेथ हुआ, उसके बाद मेरी बड़े माताजी है उनका देहांत हुआ, फिर उस सदमे से मैं उभर के आया और उसके बाद मेरी माताजी है वो गिर गई तो उनके कुल्ले का फ्रैक्चर हो गया, वहां उनसे उभरने के बाद फिर क्या हुआ कि मेरे बड़े पिताजी वो एक्सपायर हो गए। फिर उस सदमे से उभरा, कुछ दिन और निकले, 1-2 साल निकले और 16 अप्रैल 2016 को मेरी माताजी गिर गई तो उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाया। हॉस्पिटल एडमिट करने कहा कि नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल रख लेते हैं। लेकिन ठीक दूसरे दिन देखे तो अनकॉन्शियस हो गई और साहब वो उसको हॉस्पिटल में लगभग 6 महीना वो आईसीयू में एडमिट रही और 72 इयर्स की एज में 5 बार उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। उस समय आप जरा कल्पना करें कि मैं 4 से 5 साल तक मैं आरसीएम बिजनेस में कोई एक्टिव रूप से मैं एक्टिव नहीं रह सका, फील्ड में नहीं निकल सका, कुछ नहीं कर सका। लेकिन ये शुक्रगुजार हूं उस परमात्मा का जिस समय उन्होंने मेरे को ये मति दी कि मैं आरसीएम बिजनेस को करूं और इसको ज्वाइन करके इसमें काम किया। और जब मैंने इस पे देखा कि उस 5 साल तक मुझे हर महीने आरसीएम से पैसा आ रहा था, अब मैंने अपने आप को रियलाइज किया, देखा कि अगर चाहे मेरा कितना भी बड़ा शोरूम होता, अगर मैं 5 साल तक उस शोरूम के शटर को अगर मैं ऊपर नीचे नहीं करता तो क्या मेरे इनकम आती? जी हाँ, कोई इनकम आती? आप जवाब दिए। मैं देखो नहीं आती साहब। और उस समय मुझे सख्त जरूरत थी पैसों की, क्योंकि हॉस्पिटल में पैसा चाहिए, घर के पैसा चाहिए, रोज पैसा, ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, लेकिन नहीं आती। तो जी हाँ साहब, आपको पैसिव इनकम, ये पैसिव इनकम का जरिया है। 4 से 5 साल आप इसमें मन लगाकर काम कर लीजिए, आप हमेशा आप पैसिव इनकम पे आएगा। वैसे अगर आप आरसीएम नहीं करें तो पैसिव इनकम का आपके पास और जरिया है कि अच्छी सी किताब लिख लीजिए और वो किताब किताब बिकेगी। जब भी किताब बिकेगी आपको पैसा आएगा। या फिर अच्छा सा कोई गाना गा लीजिए, हिट सॉन्ग, जो आपका गाना अगर हिट हो जाता है और जब भी वो गाना लोग सुनेंगे उससे आपका पैसा आएगा। या फिर आप इन्वेस्ट कर लीजिए।
इतना इन्वेस्ट कर लीजिए कि आपके पास इतना पैसा हो कि उसको इन्वेस्ट करके किराया आए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे जिससे पैसा आए। अगर साहब नहीं, अगर पैसा नहीं है तो आपके पास सिर्फ आरसीएम बिजनेस है पैसिव इनकम पाने के लिए। आप पे सिर्फ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस है पैसिव इनकम के लिए। और मैं एक आंकड़ा देखा था मैंने कि भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी इतनी है, और उस बेरोजगारी में सबसे ज्यादा बेरोजगार है साहब पढ़े लिखे लोग। क्योंकि जब व्यक्ति कहते हैं ना कि जब व्यक्ति पढ़ जाता है तो न तो घर का रहता है और न घाट का रहता है। कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का और न घाट का। इसी तरीके से पढ़े हुए लोग न तो खेती को कर पाते हैं और न कोई काम कर पाते कम ठाने। उनका होता है कि साला मैं तो साहब बन गया, मेरे को इनको नौकरी चाहिए मुझे, और नौकरियां है नहीं साहब। ये देखिए कि प्रकृति की कितनी बड़ी देन है। प्रकृति देखिए कि कितना अपने आप को, आप यूं देखें कि कितना इस तरह से प्रकृति का देन है कि पहले व्यक्ति पढ़ लिख कर गांव से शहर की तरफ गया और शहर में आके नौकरियां धंधा करने लगा। इस कोरोना ने लोगों को शहरों से वापस गांव भेज दिया, और आज वो शहरों से अपने जाके अब मैं देख रहा था आज पेपर में कि लोग साहब कोई तरबूजे की खेती कर रहा है इस गांव में जाके, कोई खेती ऑर्गेनिक खेती पे काम कर रहा है, कोई किस पे काम कर रहा है ना। तो देखिए कि आपको जो है कि अपने पास स्किल जो है कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट है, और इस समय सबसे बढ़िया मौका है साहब। लोगों के पता नहीं, लोगों के मन में जितने बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, आने वाले समय में भारत के अंदर 13 से 14 करोड़ लोगों की नौकरियां जाएगी। 13 से 14 करोड़ लोगों की नौकरियां जाएगी, और वो सारे के सारे आपके बिजनेस में आएंगे। जो भी आज नए लोग हैं उन्होंने आज निर्णय लिया आने का, क्योंकि वो पॉजिटिव सोच रहे हैं। और बाकी अब इस लॉकडाउन के दौरान में लोगों के गृह क्लेश, लोगों को नींद नहीं आ रही, लोगों को चिंता हो रही क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन आपके पास ये मौका है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस आप करोगे तो आप हमेशा अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा दिखोगे आप। तो आप ये करो। और साहब देखिए कि जैसा कि अभी मुकेश जी बता रहे थे ना, वो बोतल की छेद में बहुत है, और इसी तरीके से जब पैसा आने का आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है, जाने के आपके पास कई तरीके हैं, छेद इतने हैं तो बोतल आपकी बढ़ती नहीं, आपका मटका बढ़ता नहीं। तो अगर मटके को भरना है, आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी कुछ करें, उसके छेद इतने हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो उसमें आवक को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप निर्णय ले आज आरसीएम बिजनेस करने का साहब, निर्णय ले, है ना। अब बात करें, कुछ नए साथी भी हो गए साहब, तो मैं क्या देखिए कि कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बनाने के बाद वो एक C&F एजेंट नियुक्त करती है। C&F एजेंट एक डिस्ट्रीब्यूटर को नियुक्त करता है, डिस्ट्रीब्यूटर से एक होलसेलर माल लेके जाता है, होलसेलर से एक रिटेलर लेके जाता है। लेकिन जब रिटेलर माल लेके जाता है तो रिटेलर एक बात कहता है कि कौन से प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आ रहा, उससे ग्राहक कौन से एड को देख के कौन सा प्रोडक्ट मांग रहे हैं, वो उसी प्रोडक्ट को लेके आता है। तो रिटेलर जब लेने जाता है तो कहता साहब ऐड करो, देन एडवर्टाइजमेंट आता है उस प्रोडक्ट का, एडवर्टाइजमेंट होने के बाद में वो प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है साहब। लेकिन आरसीएम बिजनेस क्या है, आरसीएम कंपनी से सीधा पैसा आपके पास आता साहब प्रोडक्ट। जो बीच का मिडलमैन का जो पैसा है, वो मिडलमैन का पैसा आपको मिलता है। इसको अच्छी तरीके से प्लान को समझने के लिए आज आपको जिन्होंने भी, आप शुक्रगुजार करो उनका जिन्होंने कि आज आपको इस मीटिंग में देखने के लिए आपको इनवाइट किया, और जिन्होंने आपको आज बुलाया है उनके साथ मिलके, उनके साथ बात करके, उनके साथ आप वीडियो कॉल से बात करके उनको बोलेगा साहब, पूरा प्लान समझिएगा उनसे साहब, ये कि किस तरह से इसमें पैसा आता है, या किस तरीके से मैं कंपनी से मैं सीधा जुड़ूं, बीच में मिडलमैन को मैं हटा दूं। कंपनी से सीधा जुड़ने के लिए जिन्होंने भी आज आपको इनवाइट किया है उनसे जरूर वीडियो कॉल पे बात करिएगा, और आप उनका खूब शुक्रगुजार मानिए। परमात्मा ने आपको आज चुना है साहब इस बिजनेस के लिए। तो आप देखिए, अब देखिए कि आरसीएम बिजनेस के बेनिफिट क्या साहब। ये आरसीएम के अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट है साहब, जीरो इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अरे बिजनेस है और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है क्या साहब? बिल्कुल जी हाँ, ऐसा ही है। ये जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है साहब, जीरो इन्वेस्टमेंट, इसमें किसी तरह की कोई रिस्क नहीं। जब इन्वेस्टमेंट ही जीरो है तो रिस्क किस बात की, रिस्क नहीं है इसमें। और इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, किसी तरह की कोई रिस्क नहीं है, और आप अनलिमिटेड इनकम इसमें कमा सकते हैं साहब, अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं।
और ये परिवार यानी कि बाकी के सारे बिजनेस में आप परिवार के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस को जितना आप परिवार के साथ करेंगे उतना बिजनेस आपका दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। फैमिली के साथ करेंगे तो देन ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है साहब। ट्रांसफरेबल इन द सेंस आप देखते होंगे समाज में कई तरह की बातें सुनते होंगे कि फलाने सेठ ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, लेकिन उनकी डेथ होने के बाद उनका बच्चा उस बिजनेस को नहीं संभाल पाया और बिजनेस पूरा कोलैप्स हो गया, खत्म हो गया। जी हाँ साहब, क्यों कि उन्होंने जिन्होंने इस एम्पायर को खड़ा किया उनमें उस तरह का माइंडसेट था, उनमें उस तरह की स्किल थी, उसमें उन तरह का नॉलेज था। ये नॉलेज, ये स्किल, ये माइंडसेट उनकी संतान में नहीं होने की वजह से वो बिजनेस कोलैप्स हो गया साहब। लेकिन आरसीएम बिजनेस में ऐसा नहीं है साहब। आरसीएम बिजनेस में ये अगर हमारे जैसे कि मैं बोलता हूं, अगर मेरी डेथ भी हो जाती है इसका मतलब नहीं है कि मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। क्यों कि मेरी डेथ हो गई, लेकिन इस तरह की हर तरह की सिस्टम जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, इसकी हर शहर में मीटिंग होती है, हर शहर में सेमिनार होता है, हर शहर में ट्रेनिंग होती है। पूरे भारत में इतने सारे पिकअप सेंटर खुले हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा कि यहाँ सिस्टम काम करता है साहब। वो ट्रेडिशनल बिजनेस व्यक्ति प्रधान बिजनेस होता है और ये आरसीएम बिजनेस सिस्टम प्रधान है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो भी ये सिस्टम काम करेगा। ये बिजनेस साहब ट्रांसफरेबल। अगर मेरे बच्चे में उस तरह की स्किल या उस तरह की नहीं है, धीरे धीरे सीखेगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसका बिजनेस कोलैप्स नहीं होगा साहब, बिजनेस बढ़ता जाएगा। क्योंकि जिन लोगों ने स्किल सीखी हुई है, जिन लोगों ने काम करा था, सिस्टम काम करता है साहब, तो ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अनपढ़ है। आप कोई भी मोबाइल का बिजनेस करते हो तो सबसे पहले मोबाइल कहां से खरीदना है, किस रेट में आता है, किस में बेचना है। किराना की दुकान पर अगर किराना का सामान करते हैं तो आपको उसका नॉलेज लेना पड़ता है। आप जो भी काम करते हैं साहब, उसमें आपको उस धंधे की नॉलेज लेनी पड़ेगी। और इसमें धंधे की नॉलेज के लिए बिना अगर आप धंधा करोगे तो धंधा नहीं चलेगा साहब। लेकिन आरसीएम बिजनेस में कोई ऐसा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है साहब। यहाँ आप जिस व्यक्ति के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ सिस्टम सिखाता है, लोग सिखाते हैं, बाकी के बिजनेस में सिखाते नहीं। तो यहाँ इसमें एक्सपीरियंस के किसी तरह के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और ये जी हाँ, ये पैसिव इनकम वाला बिजनेस, जिसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पैसिव इनकम वाला बिजनेस है। और ये पार्ट टाइम का बिजनेस साहब। मैंने भी इस बिजनेस को 4.5 साल तक पार्ट टाइम किया साहब। 4.5 साल तक पार्ट, जिस समय मैं स्टार रूबी आया उसी समय मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना शुरू किया साहब। और मैंने फुल टाइम करना शुरू किया। तो ये बिजनेस को आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। जो भी काम कर रहे हैं आप, नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 1 से 1.5 घंटा नियमित, 1 से 1.5 घंटा नियमित, जी हाँ साहब, रोजाना। ऐसा नहीं कि एक दिन किया फिर 6 दिन रुक गए फिर वापस 10 दिन बाद किया, नहीं साहब, नियमित रोज करना पड़ेगा साहब। ये उसी तरीके से जिस तरीके से एक ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को लगातार 6 महीने तक रोज टेबलेट लेना पड़ता है, इसी तरह इस बिजनेस को भी कंसिस्टेंसी आप नियमित 1 से 1.5 घंटा। ये बिजनेस साहब आपसे टाइम नहीं मांगता, ये बिजनेस सिर्फ आपसे प्रायोरिटी मांगता साहब। आप 1 से 1.5 घंटा इसको आप नियमित करते रहे। आने वाला जो समय देखे कि इस कोरोना की वजह से देश में बहुत आर्थिक मंदी आएगी, पूरा टूरिज्म इंडस्ट्रीज पूरी खत्म होने वाली है, कई तरह के उसमें लॉसेज है, एविएशन इंडस्ट्रीज में काफी लॉसेज हैं, प्लस आप देखें रिटेल इंडस्ट्रीज में, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में, रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में, राइड हीलिंग इंडस्ट्रीज में, स्टॉक मार्केट में, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। आपको देखिए कि कई तरह के जो ये सारी इंडस्ट्रीज में काफी सारी मंदी आने वाली है, कई तरह के बेरोजगार लोग होंगे। लेकिन आप देखिए आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर को जब आप देखेंगे अभी तो सबके चेहरे पे मुस्कान है साहब। जी हाँ, आप जितने भी लोग लाइव दे आ रहे होंगे आपको लग रहा होगा सबके चेहरे पे मुस्कान, सबके चेहरों के ऊपर। ये है पावर है आरसीएम बिजनेस की। तो आप देखिए कि आरसीएम बिजनेस आपको एक छत के नीचे सब कुछ देता है साहब। निर्माता से उपभोक्ता का सीधा संपर्क देता साहब। इसमें विज्ञापन और वितरण की कोई नहीं है साहब। कम लागत होने, जैसे कि आपने मुकेश जी की वीडियो देखा होगा साहब, कम लागत इसमें, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट खुद कंपनी बनाती है साहब, तो इसकी लागत कम आती है, इसीलिए कम रेटों में इतना बढ़िया प्रोडक्ट दे सकता है साहब। और इसमें कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है साहब, इसमें कोई आपके साथ में प्रतिस्पर्धात्मक नहीं है। यानी कि आप जब पहले मुकेश जी बता रहे थे ना कि प्रोडक्ट जो है कि जब आप मार्केट में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्लान दिखाने जाता है तो ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्टों की तुलना करता है साहब, किसी डायरेक्ट सेलिंग की नहीं। यानी कि आरसीएम बिजनेस के सामने दुनिया की कोई डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कंपटीटर में नहीं है साहब। नंबर 1 है आप साहब, नंबर 1 है। के साथ जुड़ने में का प्लान कर रहे हैं साहब
प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं है, नकली माल का कोई सावधान, कोई संदेह नहीं है, कोई ऐसे इसमें बिजनेस को करने के लिए कोई ऑफिस सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर ये ऐसा कुछ जरूरत नहीं है साहब। हर उपभोक्ता यानी कि हर आदमी इसको कर सकता है साहब। कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट है, चाहे कोई आदमी बीमार है, चाहे बेकार है, चाहे बेरोजगार है, तो भी उसको नमक खाना, आटा खाना, चावल खाना, दाल खाना, उसके साथ में उसको चाय पीना, ब्रश करना, नहाना उसकी मजबूरी है साहब, मजबूरी है। यानी कि आदमी चाहे बीमार हो, बेकार हो, कैसा भी हो, उसके पास पैसा नहीं होगा तो भी अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार उसे उधार लेके चाय की पत्ती लेके आएगा साहब, घर में कोई मेहमान आएगा। तो आरसीएम बिजनेस के जो प्रोडक्ट हैं वो कोई ऐसा एसेंशियल प्रोडक्ट है साहब, ये आपके हर कोई इसको कर सकता है और इसको आप पार्ट टाइम में कर सकते हैं साहब। आरसीएम बिजनेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन यानी कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, अपने पांवों पर खड़ा करना साहब। और देखिए साहब इसमें और फाउंडर मेंबर ऑफ आईडीएसए का ये फाउंडर मेंबर है साहब। और बहुत ही अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी साहब, यह जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है साहब, ये अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और कई तरह के आरसीएम के जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्टों पे, उन ब्रांड वालों के प्रोडक्टों के साथ हमारे कई तरह के अवार्ड मिले हुए हैं साहब, अवार्ड मिले हुए हैं और मैन्युफैक्चरिंग से सर्टिफाइड है साहब, बढ़िया एकदम। और हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं इसमें पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, फूड एंड ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं, होम एंड किचन के प्रोडक्ट हैं, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट हैं, मीन्स फैशन के, हेल्थ केयर ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं, होम एंड किचन के प्रोडक्ट हैं, हाउस होल्ड के प्रोडक्ट हैं, मीन्स फैशन के प्रोडक्ट है, वुमेन फैशन के प्रोडक्ट है, किड्स अपीयरल्स हैं, बैग एंड एसेसरीज हैं, फुटवियर हैं, कॉस्मेटिक हैं, बेडशीट्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं और कई तरह के टूल्स हैं साहब। ये जो है कहते हैं गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हैं साहब, है ना। टीसीजी का विजन क्या है कि देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में बेस्ट प्लान है साहब, जनरेशन प्लान, सबसे ज्यादा पैसा। जो कि आपने एक वीडियो देखा होगा कि हमारे प्लान में लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, मुकेश जी का आपने वीडियो देखा होगा, तो बेस्ट प्लान है साहब, ये आरसीएम बिजनेस का जो प्लान है बेस्ट प्लान है। और लाइफ टाइम यानी कि टाइटल, यानी कि आपने जिस तरीके से आपका पिताजी का मकान है, पिताजी नहीं रहते, वो मकान आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता, आप नहीं रहते हैं, आपके बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाता साहब। ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है, जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है साहब। क्वालिटी इसके प्रोडक्ट जनरेशन प्लान है और जीरो इन्वेस्टमेंट है और सर्टिफिकेशन गारंटी, यानी कि प्रोडक्ट कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट अगर 19 साल 20 साल से कंपनी चल रही है, लोगों को एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता था, लेकिन 20 साल तक कोई लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। अगर प्रोडक्टों की अगर कंटिन्यूटी, अगर डिमांड आ रही है, कंटिन्यूटी वापस रिपीट प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अच्छा है इसलिए खरीद रहे हैं साहब, तो सर्टिफिकेशन गारंटी है साहब। और ट्रेनिंग सिस्टम बाय यूएस, लोगों को डेवलप करने के लिए यूएस का ट्रेनिंग सिस्टम है साहब। आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूएस उसके जिम्मा लेता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कामयाबी लेनी है तो आप यूएस जिम्मा लेना चाहता है। अगर आप निर्णय लेते हैं कि मुझे आरसीएम बिजनेस करना है तो सब मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं कि अपनी दुकान खोलिए साहब। इस क्वारंटाइन टाइम में अपनी दुकान, हर हमारे जो प्रोडक्ट हैं लोगों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के प्रोडक्ट हैं, शुद्ध प्रोडक्ट हैं साहब। अपनी दुकान खोलिए, अपनी दुकान अपने लिए और अपनों के लिए। इससे आपका क्या होगा कि आपके घर में 100% प्रोडक्ट का यूज होगा। आपके अड़ोसी पड़ोसी को बोलिएगा कि ये सारे नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, मिर्ची चाहिए, धनिया चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, साबुन चाहिए, सर्फ चाहिए, तो मेरे पास है, मेरे पास अवेलेबल है। इससे आपकी सेल होगी। रोज 150 रुपए, 100-200 रुपए भी आपके पास अगर वो रिटेल प्रॉफिट और कमी आता है तो आपका रोज का साहब चाय का खर्चा निकलेगा, दूध का खर्चा निकलेगा, सब्जी का खर्चा निकलेगा साहब। क्वारंटाइन टाइम में आप अपनी दुकान खोलिए, अपने नियरेस्ट पिकअप अपनी दुकान पे काम करिए साहब। आप जब अपनी दुकान पे काम करेंगे तो आपका डायमंड क्लब साहब ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। और डायमंड क्लब होने लगता ना तो आप ये समझिए कि साहब दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें 72% रिटर्न हो साहब। जी हाँ, 72%, मिनिमम 72% रिटर्न। आप देखिए कि अगर आप 10,000 रुपए पूंजी लगा के अगर डायमंड क्लब करते हैं, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो एक महीने का अगर लोएस्ट से लोएस्ट आता तो 600 रुपए कमीशन आता साहब। और 600 रुपए कमीशन आता तो 72 7,200 रुपए, 10,000 का 7,200 रुपए आपको कमीशन आ रहा है। 72% रिटर्न किसी भी बिजनेस में नहीं साहब, 72% रिटर्न। और उसके साथ में रिटेल
और एमआरपी और डीपी का डिफरेंस है। अगर आप एमआरपी पे बेचते हैं तो वो डिफरेंस और अलग है साहब। और मैंने मिनिमम पकड़ा 10% का, इससे अगर आप और बढ़ते जाएंगे तो कितना परसेंटेज करेंगे साहब? 200% तक जाएगा, 250%, 300% तक रिटर्न पे जाएगा साहब। तो इतना बढ़िया प्लान, शानदार प्लान है साहब। और आपको देखिए कि आप जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया उनसे पूरा परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी कैसे आती, टेक्निकल कैसे आता, सब उनसे आप समझ लिएगा कि कैसे इस बिजनेस में मेरे को इसका काम करना है। ये सारी चीजें आप उनसे समझिएगा। और मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको साहब निर्णय लेना पड़ेगा, केवल इच्छा करने से नहीं होगा। और निर्णय के साथ साथ में जो भी निर्णय ले रहे हैं उस पर विश्वास करना होगा। अपने जीवन के उद्देश्य मान बनाओ साहब, अपने मिलने जुलने वाले लोगों को, रिश्तेदारों को, उनको ये बताओ साहब कि ये बिजनेस कैसे लोग, कैसे आप बड़ी इनकम कर सकते हैं। ये दुनिया का यूनिक सिस्टम है साहब, यूनिक बिजनेस है दुनिया का, ये दुनिया का यूनिक बिजनेस है। और लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए कि एक शहर में दो लोग रहते थे, दो भाई रहते थे। एक भाई शराबी था, उसके परिवार में हमेशा कलह रहता था, खूब मारपीट करता था वो, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। और उसका दूसरा भाई उसी शहर का नामी ग्रामी बिजनेसमैन था, सफल बिजनेसमैन था। लोगों ने सोचा कि समाज के लोगों ने सोचा कि आखिर पता लगाए कि दोनों एक ही पिता की संतान है, दोनों की रगों में एक ही पिता का खून दौड़ रहा है, दोनों ने एक ही मां का दूध पिया है, दोनों ने एक ही चूल्हे की रोटियां खाई है, फिर आखिर इतना वेरिएशन क्यों है? तो वो सबसे पहले शराबी बच्चे के लड़के के पास जाते हैं, शराबी क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मेरे पिता, जब मैं छोटा था तो मेरे पिता नशे की हालत में घर आते और घर आके वो खूब हमें मारते पीटते, घर में कलह करते, और कलह के साथ साथ कलह करते। तो आप मेरे से क्या उम्मीद लगाए? मैं मेरे पिता से इंस्पायर होके, जब वो ऐसा करते थे तो मैं वैसा ही कर रहा हूं। वो जब उसका जवाब सुन लेते हैं तो दूसरे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप इस शहर के एक सफल बिजनेसमैन हैं, अच्छे नामी ग्रामी बिजनेस का मैन है, आपके पीछे इंस्पायर क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? तो बताइए आप उसका क्या जवाब होगा? और उसका जवाब, अपने बच्चे को अच्छी राह कैसे दिखा सकता है। तो उसने कहा कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिता नशे की हालत में आते, वो खूब मारते, खूब पीटते, तब मैं छोटा बेटा कोने में बैठा बैठा एक ही निर्णय लिया कि मुझे मेरे पिता जैसा नहीं बनना साहब, मुझे मेरे पिता जैसा नहीं बनना साहब। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हालात से, आपकी कैसे हालात से हो, आपके कैसे माहौल से हो, ये सिर्फ आपके निर्णय पे और आपकी सोच पे फर्क पड़ता है। आपके हालात कैसे भी हो, आप कैसे भी हालात में हो, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे कामयाब होना है तो आप कामयाब हो सकते हैं साहब। अपनी सोच को बदलो ताकि आप कामयाब हो जाए। थैंक यू, जय आरसीएम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।